So let's solve some other general aptitude questions of the CSIR NET December 2017 paper, and I have already solved the general aptitude में 1 to 10 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिए हैं. सो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन पेपर के कौन कौन से सॉल्यूशन किए हैं. वैसे मैंने काफ़ी सारे अलग अलग पेपर के सॉल्यूशंस कर रखे हैं, जैसे गेट 2019 के, गेट 2020 के, एंड CSIR नेट जून 2019 के एंड दिसंबर 2019 के. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए थे. सो आप वहाँ पे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारे देख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन पेपर के सारे कौन कौन से मैंने सॉल्यूशन कर रखे हैं, और आप उनका वीडियो सॉल्यूशंस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं. ठीक है, सो आप जाके देख ले. ओके, सो मैं इसमें पार्ट ए के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सो वो बाकी करूँगा 11 से 15 तक जो आए थे. ठीक है, सो क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है. आपको हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लिए दिसंबर 2017 का पेपर. सो 11th क्वेश्चन जो था दैट वाज, सो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन था फाइंड द नेक्स्ट पैटर्न इन द फॉलोइंग सीक्वेंस. सो ये सीक्वेंस दे रखी है. सो इसमें नेक्स्ट पैटर्न बताना है. 1 2 3 दे रखा है, चौथा बताना है क्या होगा. सो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आप ये करो, हर एक चीज़ की ऑब्जर्वेशन करो कि कौन सी चीज़ कहाँ मूव हो रही है. ठीक है, जैसे इस सबसे पहले ये जो छोटा सा दिख रहा है दिस वन, इसके अंदर एक डॉट है एंड जो एरो है वो मूव कर रहा है. पहले ये डाउनवर्ड है, देन सेकंड में ये अप चला गया, देन यहाँ पे ये डाउन आ गया, देन इसमें क्या होगा फोर्थ में फिर ये अप चला जाएगा. ठीक है, सो फोर्थ जो पैटर्न होगा वो ये होगा नेक्स्ट पैटर्न. सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस सब में ही इन तीनों में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में अप है. इसमें ये जो डॉट है यही नीचे चली गया, सो सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, यहाँ से एलिमिनेट हो गया सेकंड ऑप्शन. देन नेक्स्ट थिंग आप क्या देख सकते हो, ये जो रेक्टेंगल है, इसमें ये जो डॉट है यहाँ पे, पहले यहाँ पे डॉट थी डाउन नीचे की तरफ, देन डॉट ये दोनों ऊपर चली गई एंड 2 डॉट हो गई, डबल हो गई ऊपर जाने से. देन ये नेक्स्ट फिगर में नीचे आ गई दोनों डॉट, देन दोबारा ऊपर जाएंगी एंड ऊपर जब जाएंगी तो डबल हो जाएंगी. सो पहले 2 थी तो अब 4 हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी और 4 हो जाएंगी. सो इन सारे ऑप्शंस में से थर्ड ऑप्शंस में ही है जिसमें 4 डॉट ऊपर है. ठीक है, एक और चीज़ देख सकते हैं, पहले सर्कल के अंदर ट्रायंगल है. ठीक है, फर्स्ट फिगर में सर्कल के अंदर एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल्स है. देन ट्रायंगल के अंदर सर्कल है. सो 3 ट्रायंगल इन्हें अलग अलग कर दिए और सबके अंदर एक एक सर्कल चला गया. देन नेक्स्ट फिगर में ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है. सो अब क्या होगा, स्क्वायर सारे अलग अलग हो जाएंगे, तीनों स्क्वायर, एंड उनके अंदर ट्रायंगल चला जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, सो यही पैटर्न रिपीट कर रहा है. जो इसके साथ रिलेट किया, सो इसका जो रिलेशन है वो इसके साथ रिलेट करेगा. ठीक है, सो स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल आ जाएगा. ठीक है, ऐसे स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल आ जाएगा. सो इन तीनों ऑप्शंस में वही चीज़ दे रखी है, लेकिन जो सारी चीज़ें करेक्ट हैं वो है थर्ड ऑप्शंस में. थर्ड ऑप्शन में सारी चीज़ें, ये अपवर्ड है, यहाँ पे 4 बॉल ऊपर हैं एंड स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है. सो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट. थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. ठीक है, थर्ड में सारी चीज़ें मैच कर रही हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो 12th क्वेश्चन इज for which of the following numbers is its positive square root closest to the number itself. so उसका जो positive square root है, positive of the square root, जैसे x नंबर था कोई, तो उसका जो positive square root है वो closest हो उसी नंबर के, is closest to x itself. ठीक है, so हमें ये बताना है, ये सारे नंबर दे रखे हैं और इनका स्क्वायर रूट किससे क्लोज होगा, उसी नंबर से, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट से. सो हमें ये बताना है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता. सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो अगर नॉर्मली जब हम कैलकुलेशन करते हैं वहीं से हमें अंदाज़ा लग जाता है. एक जैसे जो रूट वन होता है वो होता है 1. सो 1 जो है वो इसका जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या हुआ, जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है 1 का वो सब इक्वल ही है उस नंबर के. ठीक है, सो जो 1 के जो पास में रहेगा, जितना पास रहेगा 1 से, सो एज वी गो क्लोज टू 1, एज वी अप्रोच क्लोज टू 1,
ठीक है, एज वी अप्रोच क्लोज टू 1 द स्क्वायर रूट विल बी क्लोजेस्ट टू इट्स नंबर। सो स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है दैट विल बी इज क्लोजेस्ट टू इट्स नंबर। सो 1 के जितना पास होगा उतना स्क्वायर रूट पास रहेगा, जैसे क्योंकि 1 का जब स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखते हैं वो इक्वल ही रहता है। सो जैसे जैसे जितना जितना इससे दूर जाएंगे 1 से उतना स्क्वायर रूट उससे दूर चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 0.98 जो होता है, अगर मैं कैलकुलेटर से निकालूं वो होता है 0.98995। ठीक है, सो ये इक्वल नहीं है, ये स्क्वायर रूट जो है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। सो अगर 0.99 का देखूं सो ये और भी क्लोज होगा इसके, ये होता है 0.99494। ठीक है, सो ऐसे जितना क्लोज रहेगा उतना ही उसका स्क्वायर रूट उस नंबर से इक्वल क्लोज रहेगा। ठीक है, जैसे 1.01 का देख रहा हूँ सो ये होगा 1.00499 ऐसे होता है। ठीक है, जो ऑप्शंस में जो नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0.33। सो 0.33। सो एग्जाम में आपको कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है, सो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट तो निकालने नहीं लग जाओगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना वहाँ पे। ठीक है, सो 0.33 का मैं ऐसे ही बता देता हूँ कितना होता है, आपको वहाँ पे ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका वैसे होता है 0.574। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 0.89 का होता है 0.316, 0.99, देन 0.99 का होता है 0.99 मैंने लिख दिया यहाँ पे 494। एंड लास्ट ऑप्शन है 0.10 का होता है 0.316। ठीक है, सो आपको यही देखना है इन ऑप्शंस में से कि कौन सा नंबर है वो क्लोजेस्ट है 1 के। सो इन चारों में से जो क्लोजेस्ट है वो है 0.99। सो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड 0.99। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि 0.99 का क्लोजेस्ट है उसी नंबर से। ठीक है, स्क्वायर रूट जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट वो क्लोजेस्ट है इसके। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन इज देर आर 2 गैस पार्सल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। सो 2 पार्सल्स हैं इक्वल वॉल्यूम ए एंड बी। सो 2 पार्सल्स हैं ए एंड बी एंड ऑफ इक्वल वॉल्यूम। सो दोनों का वॉल्यूम V सेम है एंड दे आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी। ठीक है, देन पार्सल A is 1 mole of water vapor. So this is 1 mole of water vapor and parcel B is 1 mole of dry air. So dry air है यहाँ पे। Which of the following is true? So हैवी बताना है कौन सा हैवी होगा, या फिर दोनों इक्वल होंगे, दोनों का मास सेम होगा, या फिर कोई हैवी होगा दूसरे से। ठीक है, सो ये बताना है। नाउ इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इनका प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सेम है सो हम इनका मोल से ही निकालेंगे कि एक मोल में कितना मास है इसका। ठीक है, एग्जैक्टली कितना मास है। सो यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर है। सो वाटर वेपर में क्या होता है, सिंपली H2O होता है। सो H2O का जो मोलर मास है, मोलर मास मैं M1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, H2O का जो मोलर मास होता है वो होता है 18.02 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो इसका मोलर मास हो गया इतना, इसमें जो 1 मोल है। ठीक है, एंड नाउ 1 मोल ऑफ ड्राई एयर। सो 1 मोल ऑफ ड्राई एयर में क्या होता है, ड्राई एयर में क्या कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं, सबसे ज़्यादा तो होती है नाइट्रोजन गैस जो 78% होती है, सॉरी, ऑक्सीजन होती है 21% एंड रेस्ट ऑफ द गैसेस अदर गैसेस होती हैं 1% के आसपास। सो इसका जो एवरेज मोलर मास आ जाता है, एवरेज मोलर मास M2, क्योंकि नाइट्रोजन है सो 28 तो नाइट्रोजन का होता है मोलर मास, ऑक्सीजन का होता है 32 और अदर गैसेस का। सो एवरेज जब हम निकालते हैं वो होता है 28.57। अगर आप 28 भी ले लो क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पोजिशन ये है तो 28 के आसपास रहेगा। सो 28.57 एग्जैक्ट होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, ना यहाँ दोनों जगह जो है 1 मोल दे रखा है। सो नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स हमें दोनों जगह 1 दे रखे हैं। सो इसका जो मास है वो सेम हो जाएगा उसके मोलर मास के इक्वल। ठीक है, सो इसका मोलर मास इतना है, सो इसका मास कितना हो जाएगा, यही सेम मास, यही हो जाएगा इसका M1, इतना मास है इस पार्सल का एंड इसका जो मोलर मास है ये इतना है। सो इसका जो मास हो जाएगा ये भी गिवन मास वो इतना हो जाएगा। सो सिंस हमें दिख रहा है कि जो मोलर मास है इसका ज़्यादा है, हैंस इसका जो इस पार्सल का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा। सो M2 इज़ ग्रेटर देन M1
ठीक है, सिंस हमें दिख रहा है m2 इज़ ग्रेटर देन m1, ये इस 28 है, इसका 18 है, सो पार्सल b जो है वो हैवियर होगा पार्सल a से। सो पार्सल b जो है, मास ऑफ पार्सल b इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ पार्सल a। ठीक है, सो ऑप्शन 2 जो दे रखा है, पार्सल b इज़ हैवियर देन पार्सल a, सो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज 14th वन। Which one of the following graphs represents, so 14th क्वेश्चन है ये, which one of the following graphs represents fx equal to sin x cos x। ठीक है, सो हमें एक ग्राफ बताना है fx equal to sin x cos x। सो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस, ग्राफ बनाने के क्वेश्चंस हैं, ये इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। सो आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, सो इसको कैसे सोल्व करेंगे, या तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं, या फिर आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो। सो ये क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x। सो ये बन जाएगा हाफ sin 2x। ठीक है, sin 2x होता है 2 sin x cos x। सो मैंने ऐसे लिख दिया इसे। नाउ इसका ग्राफ बनाएंगे। नॉर्मल sin x का कैसे ग्राफ होता है, दिस इज x, दिस इज fx इक्वल टू sin x। sin x का ग्राफ कैसे होता है, 0 से स्टार्ट होगा, देन 1 जाता है ये π/2 पे। सो π/2 पे ये 1 हो जाता है, देन अगेन ये 0 जाएगा पाई पे। सो पाई पे 0 हो जाता है, दिस इज π/2 0, एंड अगेन 3π/2 पे, 3π/2 पे ये अगेन -1 हो जाता है, नेगेटिव में -1, एंड अगेन ये 0 चला जाएगा 2π पे। सो ऐसा होता है sin x का ग्राफ। ठीक है, देन हमें बताना है हाफ ऑफ sin 2x। नाउ हम इसमें सारे पॉइंट्स देख के देखेंगे। सो x की वैल्यू, यहाँ पे मैं sin 2x का ग्राफ बनाऊंगा, दिस इज fx इक्वल टू हाफ ऑफ sin 2x। ठीक है, हाफ ऑफ sin 2x का ग्राफ बनाएंगे वर्सेस x। सो x की वैल्यूज़ अगर 0 होगी, सो यहाँ पे मैं 2x भी लिख लेता हूँ, 0 होगी, π/4 होगी, देन π/2, देन 3π/4। सो मैं x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही पहले ले रहा हूँ, उसके बाद वो उसे जस्ट रिपीट कर देंगे क्योंकि ये रिपीटेड फंक्शन होता है। सो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे, x की वैल्यू अगर 0 है तो 2x 0 हो जाएगा, देन 2x, ये π/4 है तो ये π/2 हो जाएगा, सिंपली डबल कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा पाई, देन ये हो जाएगा 3π/2, एंड ये हो जाएगा 2π, एंड fx इक्वल टू हाफ ऑफ sin 2x। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ sin 2x। सो sin 0 होता है, सो ये 0 ही रहेगा, देन हाफ ऑफ sin 2x है π/2, सो sin 2π/2 होता है 1, सो हाफ ऑफ 1 डैट इज 0.5। सो π/4 पे 0.5 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0, π/4, π/2, 3π/4 एंड पाई। ओके, सो π/4 पे ये 0.5 हुआ। सो π/4 पे पहले 0 था, देन π/4 पे 0.5 हुआ, देन नेक्स्ट पॉइंट इज x इक्वल टू π/2। सो sin x कितना हो जाए, हाफ ऑफ sin 2x। सो 2x इज पाई, सो sin पाई होता है 0, सो ये हो जाएगा 0 अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे π/4 पे तो 0.5 हुआ, सो यहाँ पे ये 0.5 हो गया, एंड उसके बाद ये 0 हो गया π/2 पे, देन अगेन 3π/4 पे 2x हो जाएगा 3π/2, सो ये 3π/2 1 होता है, सो हाफ ऑफ 1 3π/2 -1 होता है वैसे, सो -1, सो माइनस ऑफ 0.5 हो जाएगा, सो नेगेटिव में चला जाएगा, एंड अगेन पाई पे क्या हो जाएगा, 2x 2π हो जाएगा, एंड fx हो जाएगा 2π 0 होता है, सो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सो 3π/2 पे ये -0.5 पहुँच गया। ठीक है, सो ये -0.5 पहुँच गया, एंड अगेन पाई पे ये 0 हो गया। ठीक है, सो ऐसा ग्राफ आएगा 0 से पाई के बीच में। ना हमें 0 से 2π के सारे ग्राफ दे रखे हैं, सो सेम रिपीट कर देंगे। सो ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, अगेन ये 3π/2 पे ऐसा आएगा, एंड 2π पे फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। सो ऑप्शंस में देख लेते हैं कैसे ऑप्शंस दे रखे हैं। सो फर्स्ट में ये दे रखा है, सो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे जो है हम नोटिस करने की चीज़ ये है कि ये 0.5 तक ही जा रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे 0.5 तक गया, एंड नेगेटिव में -0.5 तक। ठीक है, सो इसके बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, सो पीरियोडिक फंक्शन है ये।
सो सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है हमें कि कुछ ऐसा ही ग्राफ दे रखा है, 0.5 तक मैक्सिमम गया, फिर नीचे, देन अगेन -0.5 तक। सो सेकंड ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट। दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इसमें ये 1 तक जा रहा है, 1 तक तो नहीं जाएगा, एंड लास्ट ऑप्शन में ये स्टार्ट ही 0.5 से हो रहा है, सो ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट इन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में एग्जैक्ट यही आ रहा है। नाउ एक और मेथड है, सिंपली जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप सिंपली वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, ठीक है। fx की वैल्यू x की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। सो एट x इक्वल टू, सबसे पहले देख लो 0 पे क्या आएगा। एट x इक्वल टू 0 करेंगे, सो fx हो जाएगा, मैं यही वैल्यू ले रहा हूँ, fx जो हमारे sin x 2x दे रखा है। सो ये थोड़ा ईजी मेथड हो जाएगा, अब यही यूज़ करें ज़्यादातर तो सही रहेगा। सो sin 0 cos 0 दैट विल बी 0, एंड नेक्स्ट एट x इक्वल टू π/2। सो मेजर पॉइंट पे लेके देख लीजिए जहाँ पे हमें वैल्यूज़ पता है इनकी। सो एट x इक्वल टू π/2 पे देख लीजिए। सो π/2 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin π/2 cos π/2। सो sin π/2 तो 1 होता है, cos π/2 0 होता है, सो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी sin 0 0 था, तो टोटल टर्म 0 होगी। नाउ एट x इक्वल टू π/4 ले लीजिए इन पॉइंट्स के बीच में ही। सो क्या हो जाएगा, sin π/4 cos π/4। सो sin π/4 होता है 1/√2 एंड cos π/4 भी होता है 1/√2। सो डैट विल बी हाफ, सो हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो π/4 पे हाफ हुआ है, हाफ मतलब 0.5 हो गया, ठीक है। सो π/4 0 से π/2 पे देगा, 0 पे 0 है, π/2 पे भी 0 है, एंड π/4 पे 0.5 चला गया, ठीक है। सो यही ऐसे इसी टाइप का ग्राफ आएगा। सो ऑप्शंस में से आप यहीं से ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 15th वन, द नंबर ऑफ 3 इंग्लिश लेटर वर्ड्स। सो 3 इंग्लिश लेटर वर्ड्स हैं, 3 लेटर्स का इंग्लिश लेटर वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 1 कॉन्सोनेंट्स, एटलीस्ट 1 कॉन्सोनेंट्स but not having 2 consecutive consonants, ठीक है। सो नंबर ऑफ, हमें यहाँ पे वो बताना है कॉम्बिनेशंस कितने होंगे ऐसे, ठीक है। सो ऐसे कॉम्बिनेशंस बताने हैं जिसमें एटलीस्ट 1 कॉन्सोनेंट हो बट 2 कॉन्सोनेंट्स एक साथ ना हो, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। एटलीस्ट एक कॉन्सोनेंट तो हो ही, बट नॉट हैविंग 2 कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स, ओके। सो पहले देख लेते हैं, टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें से A-E-I-O-U 5 वोवल्स होते हैं, 5 वोवल्स, एंड बाकी जो हैं 21 उन्हें कहते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। सो यहाँ पे ये पूछा है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। सो हमें कहना है एटलीस्ट 1 कॉन्सोनेंट तो हुई, इन 3 में से एक कॉन्सोनेंट तो हुई, बट नॉट हैविंग 2 कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। सो 2 कॉन्सिक्यूटिव नहीं हो सकते, बट एक तो होना ही चाहिए। सो इसमें या तो एक हो सकता है, जैसे एक यहाँ पे रख दिया, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव ना हो उसके कंडीशन क्या हो जाएगी, बीच में एक वोवल होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, बीच में वोवल। सो टोटल या तो एक कॉन्सोनेंट हो सकता है या फिर 2 हो सकते हैं, क्योंकि 3 लेटर वर्ड ही है। सो 1 या फिर 2 कॉन्सोनेंट्स मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। सो 2 कॉन्सोनेंट्स मैक्सिमम होंगे एंड मिनिमम 1 कॉन्सोनेंट तो होने ही चाहिए, ओके। सो एंड बाकी सारे जो होंगे, बाकी सारे रेस्ट विल बी वोवल्स, बाकी पे हम वोवल्स रख देंगे, ठीक है। एंड ऐसे केस में हम पहले कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, एक कॉन्सोनेंट हो एंड 2 वोवल्स, एक कॉन्सोनेंट हो और 2 वोवल्स हो। जैसे एक कॉन्सोनेंट है एंड बाकी 2 वोवल हैं, ठीक है। पहला कॉन्सोनेंट है, बाकी 2 वोवल हैं, एंड इसकी जो कॉम्बिनेशंस हम निकालेंगे वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कितने हो जाएंगे। सो डैट विल बी 5C1 पहले में, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स है, सो पहले में कॉन्सोनेंट है, सो कॉन्सोनेंट का है 21 टोटल कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 21C1 हो जाएगा, इनटू नेक्स्ट जो लेटर है वो वोवल होना चाहिए। सो वोवल के लिए हो जाएगा 5C1, टोटल 5 वोवल्स हैं, सो 5C1 इनटू नेक्स्ट भी वोवल होना चाहिए। एंड ऐसे केस में जहाँ पे कुछ लिख नहीं रखा, सो यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड होती है, रिपीटिशन इज अलाउड,
ठीक है, ऐसे केस में जहाँ पे कुछ भी लिख नहीं रखा, सो रिपीटिशन यूजुअली अलाउड होती है, क्योंकि ये एक 3 लेटर वर्ड है एंड किसी भी वर्ड में रिपीटिशन हो सकती है। सो 5C1 नेक्स्ट भी हो जाएगा 5C1, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस टोटल हो जाएंगे। सो 21 इंटू 21C1 21 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा एंड ये 5 हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे वोवल दोनों पहले आ गए, देन कॉन्सोनेंट आ गया, देन वोवल पहले, बीच में कॉन्सोनेंट, देन वोवल। सो इसको 3 फैक्टोरियल वेज से हम 3 फैक्टोरियल या फिर 3 वेज से हम इधर उधर रिवर्स वो भी कर सकते हैं। सो टोटल कॉम्बिनेशंस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 3 से मल्टीप्लाई करके सो ये टोटल हो जाएगा 1575, ठीक है। सो 1575 आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट जो केस होगा, ये फर्स्ट केस हो गया, और नेक्स्ट केस में क्या होगा कि 2 कॉन्सोनेंट हो, क्योंकि मैक्सिमम 2 कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। सो 2 कॉन्सोनेंट्स हो एंड जो एक वोवल हो, ठीक है। सो ये लास्ट केस हो जाएगा, क्योंकि एक भी ले लिया और 2 भी ले लिया, ठीक है। सो 2 कॉन्सोनेंट्स एंड 1 वोवल। सो ये किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स नहीं होने चाहिए। सो कॉन्सिक्यूटिव अगर हम एक साथ प्लेस कर दें कॉन्सिक्यूटिव हो जाएंगे, बट हमें क्या अलग अलग करना है। सो कॉन्सोनेंट पहला कॉन्सोनेंट हो जाएगा और लास्ट वाला कॉन्सोनेंट हो जाएगा और बीच में वोवल हो जाएगा। सो सिर्फ एक ही केस आएगा जिसमें ऐसा बन सके, सिर्फ एक ही केस होगा जिसमें अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम जैसे इसमें हमने अरेंज किया था अलग अलग तरीके से, इसको अरेंज नहीं कर सकते, 2 कॉन्सोनेंट फिर एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। सो वो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगी। सो एक ही कंडीशन है। सो इसमें जो कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे वो हो जाएगा, पहला वाला कॉन्सोनेंट है सो 21C1, नेक्स्ट वोवल है 5C1 एंड नेक्स्ट अगेन कॉन्सोनेंट है एंड रिपीटिशन अलाउड है, सो 21C1 हो जाएगा। सो 21 इंटू 5 इंटू 21, सो डैट विल बी 2205 एंड टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कॉम्बिनेशंस या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस वो हो जाएंगे 1575 प्लस 2205। सो टोटल हो जाएगा 3780। सो टोटल हो जाएंगे 3870। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है वो होगा 3870, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में बोल देता, कभी कभी क्या बोलता है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सो उस केस में जो यहाँ पे हमने ये जो किया वो ऐसे नहीं करेंगे, उसमें हम ऐसे करेंगे कि 21C1 पहला तो हो गया कॉन्सोनेंट है एंड बाकी जो 2 वोवल हैं उनको हम एक साथ करेंगे कॉम्बिनेशन उनका कि 5C2, 2 प्लेसेस पे ले रहे हैं और 5 में से लेना। सो 5C2 इंटू 3 तो रहेगा ही, क्योंकि 3 वेज से अरेंज कर सकते हैं। सो उसमें ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो ये चीज़ है, ये मैं रिपीटिशन नोट अलाउड में बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर लिखा होता स्पेसिफाई करता, अगर स्पेसिफाई नहीं किया, यूजुअली जो लेटर इंग्लिश लेटर्स होते हैं उसमें अलाउड होती है रिपीटिशन, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ अगर स्पेसिफाई करता है। सो इस केस में हो जाएगा 21C2 इंटू, क्योंकि दो पोजीशंस पे करना है एंड 21 टोटल में, एंड इंटू 5C1। सो ये हो जाएगा। सो इसमें थोड़े कम आएंगे, सो इसको कैलकुलेट करोगे तो थोड़े कम आएंगे इससे, ठीक है, नंबर ऑफ वेज थोड़े कम आएंगे, बट एक्चुअल जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, सो थैंक यू।